केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किसानों को लेके 3 बड़े बदलाव किए हैं। उसमें से पहला है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट या आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, जिसमें कि संशोधन की बात की गई है, जिसके जरिए खाद्यान्न, दाल, तेल, आलू और प्याज जैसी चीजें जो अब तक एसेंशियल कमोडिटीज में आती थी, इनसे बाहर कर दी गई है। इसके अलावा 2 ऑर्डिनेंस को भी मंजूरी दी गई है। उसमें से एक है जो कृषि उत्पाद के व्यापार को लेकर है और दूसरा किसानों किसानों के सशक्तिकरण को लेकर है। सरकार का ऐसा दावा है कि इन 3 बड़े बदलावों से किसान की स्थिति में सुधार आएगा, कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा और साथ ही साथ लॉकडाउन के जरिए अर्थव्यवस्था का जो भी नुकसान हुआ है, उससे भी अर्थव्यवस्था को उबरने का वक्त मिलेगा और संबल मिलेगा। इन बदलावों के क्या मायने हैं और क्या किसानों को वाकई ये इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? इस पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कृषि मामलों के विशेषज्ञ और महाराष्ट्र के पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग सुधीर कुमार गोयल जी हैं। गोयल जी, आपका आज के शो में स्वागत है। नमस्कार। सर, ये जो 3 अलग-अलग बदलाव हैं, एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो कि करीब-करीब 65 साल पुराना है और सरकार का कहना है कि ये तब बनाया गया था जब देश में खाद्यान्न का संकट था और उस वक़्त ये ज़रूरी चीज़ें खाद्यान्न, तेल और दालें और आलू और प्याज़ इसको एसेंशियल बताकर इस पर कंट्रोल किया गया था ताकि इनका होर्डिंग ना करें लोग। अब इसमें संशोधन हो जाएगा, ये बाहर आ जाएँगी कंट्रोल के दायरे से। इससे किसानों को कितना फ़ायदा होगा और बाकी जो ऑर्डिनेंस 2 हैं, उससे कितना फ़ायदा होने वाला है? हाँ, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अ, ये अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम या एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जिसको बोलते हैं, उसको अ, उसमें से फूड स्टफ को निकाल दिया जाए या सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, अभी भी कॉटन को निकाला नहीं गया है, आज के भी अ, डिसीज़न में, जूट को भी वहीं रखा गया है। लेकिन एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स उसमें से निकल गए हैं। तो उस और पोटैटो और ओनियन के बारे में भी डिसीजन हुआ है कि उसको नहीं रखेंगे। साथ में उसमें एक जो अभी पढ़ने में नहीं आया है लेकिन प्रेस ब्रीफिंग में कहीं दिखता है कि कोई बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन निर्माण हो जैसे कि सीवियर ड्राउट है, उस केस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब इससे किसानों को क्या नुकसान हुआ करता था, जब भी किसी चीज़ को मार्केट में थोड़ा-सा भी भाव ज़्यादा बढ़ा, तो हमारे ग्राहक लोगों को ये चिंता लग जाती थी कि अब हम लोग क्या करेंगे, और सरकार भी उसमें इस तरीके से कुछ कदम उठाती थी। एक तो जो हमारे पास स्टोरेज की लिमिट्स थी, वो लगा दी जाती थी, जिससे कि ट्रेडर्स जो हैं उसको होर्डिंग ना कर पाएँ। और साथ में और भी प्राइस रियलाइजेशंस के ऊपर भी अनेक तरीके के बंधन आ जाते थे, जिससे कि इन्वेस्टमेंट्स का कहना ये था कि जो इन्वेस्टर्स ये कहा करते थे कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से हम उसको खड़ा करें, क्योंकि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार चला जाएगा। जैसे कि अ, जब ई-चौपाल के बारे में जब काम चल रहा था और आईटीसी ने इस तरीके के ई-चौपाल के बड़े-बड़े गोडाउन भी खड़े किए, लेकिन सोयाबीन के ऊपर निर्बंध आने की वजह से उनका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो गया। तो उनका कहना ये है कि हम लोग मार्केट में उतरने के लिए कब तैयार होंगे, जबकि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का जो हमारे ऊपर एक धोखा रहता है, वो निकल ना जाए। ये तो इन्वेस्टर्स का कहना है। और फार्मर्स का कहना ये है कि हमको पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए कि हम अपना माल किसी को भी बेचें, कैसे भी बेचें, और हमारे माल को यदि कोई अच्छा दाम में खरीदने को तैयार है, तो ग्राहकों की वजह से उसमें कोई व्यत्यय ना हो। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बाद साथ में जो 2 ऑर्डिनेंस जो आज आए हैं, वो भी उसके साथ ही जुड़े हुए हैं। एक है कि मार्केटिंग में हमको फ्रीडम। एक बात जो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि किसानों के ऊपर बहुत सारे निर्बंध थे कि वो किसी को भी बेच नहीं सकते, सिर्फ़ उनको मंडी में आना है। ये एक बहुत भ्रम है, और जो भ्रम काफ़ी व्यापारी वर्ग ने फैलाया हुआ था कि वो लोग सिर्फ़ हमारे पास ही आएँगे। किसी भी कायदे में ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं था कि वो सिर्फ मंडी में ही आएँगे, वो किसी ग्राहक के पास भी जा सकते थे, किसी रिटेलर के पास भी जा सकते थे। रिटेलर को भी लाइसेंस नहीं लगता और ग्राहक को भी नहीं लगता। जो निर्बंध था वो खरीदी करने वाले के ऊपर था,
बिक्री करने वाले के ऊपर नहीं था। बिक्री करने वाला तो बिक्री कर ही सकता था। अब जो खरीदी करने वाला जो रिटेलर है, प्रोसेसर है या कोई ट्रेडर है, उनके ऊपर निर्बंध ये था कि यदि उनको किसी किसान से कुछ भी खरीदना है तो उनको मंडी में आके ही खरीदना होगा। तो अभी जो आज निर्णय लिया गया है उसमें एक अच्छा निर्णय ये है कि अ, अ, काफ़ी इस तरीके के मार्केट्स जो कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर काम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर काम करेंगे और ऐसा कोई भी व्यक्ति, संस्था इस तरीके का प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि फार्मर्स के लिए मंडी के अलावा मंडी रहेगी, मंडी कोई बंद नहीं होने वाली है, कि मंडी के अलावा भी ये चॉइस होगी कि वो अपने घर के आस-पास, गाँव के आस-पास, अपने तालुका में, अपने ज़िले में यदि इस तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म है, तो वहाँ जाके और वो अपने माल की बिक्री के लिए उसकी मदद ले सकता है। और ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे जो खरीदी करने वाले लोग हैं, वो भी आएँगे। उस तरीके से उसमें एक बदलाव किया गया है और तीसरा बदलाव जो इसके साथ चलता है, वो ये है कि जो खरीदने वाला है, उसको ये रहता है मैं प्रोसेसर हूँ, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मुझे ऑर्गेनाइज़्ड रिटेल में जाना है, तो मेरे पास एक क्वालिटी मटेरियल आना चाहिए। तो एक तरफ से उसकी रिक्वायरमेंट होती है क्वालिटी मटेरियल की और फार्मर की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे अच्छा दाम मिलना चाहिए। तो आज जो एक तीसरा निर्णय लिया गया है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक एग्रीमेंट से दोनों में इस तरीके से हो कि यदि तुम इस क्वालिटी का माल मुझे दोगे, तो मैं तुमको इस तरीके का प्राइस दूँगा। तो फार्मर्स के लिए जो कि एक क्वालिटी के बारे में मार्केट में उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन अभी तक नहीं था। यदि मैं क्वालिटी माल प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं अपने माल की बिक्री मल्टीपल चैनल्स में अच्छे प्रक्रिया उद्योग में या जिनको मेरी रिक्वायरमेंट्स है, जो कि मार्केट में शायद मैं खड़ा रहता था, तो शायद खरीदी वो नहीं होता था। तो जो इट विल बी लाइक ए ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें मिलके एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। लेकिन मेरा कहना ये है कि इस तरीके का तो ई-नैम भी बनाया गया था और ई-नैम वो 2016 से चल रहा है, तो उसमें कोई किसानों के हालत में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ हो ऐसा दिखता नहीं है। और उसमें भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। किसान रथ का अभी 4 साल के बाद उसमें एक अटैचमेंट्स और किया गया है कि आप माल की बिक्री कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में अभी भी उसमें किसी तरीके का भी कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं किया गया है कि किस तरीके से खरीदने वाला क्वालिटी को एश्योर करे, उसको एश्योरेंस मिलेगा कि मैं मेरे पास जो माल आने वाला है, जिसको मैं देख नहीं सकता, जो कहीं दूर बैठा हुआ है और वहां से जब मेरे पास माल आ रहा है तो उसी क्वालिटी का माल होगा और यदि डिस्प्यूट्स होगा तो कैसे होगा। इसके बारे में भी ये जो एक्ट है इसमें जो ऑर्डिनेंस है उसमें कुछ प्राविधान किए गए हैं। अब सवाल उठता है आगे क्या इसका रास्ता है। ये शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन आगे रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि एग्रीकल्चर की एक बड़ी एक लंबी-चौड़ी सप्लाई चेन है, जो कि हमारे प्रोडक्शन से शुरू होती है, जहाँ मैं सीड और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स और मशीनरी की मदद से मैं प्रोडक्शन करता हूँ। उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग होती है, स्टोरेज होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और जाके फिर उसकी बिक्री होती है। अब इसमें यदि पूरे सप्लाई चेन के लोग मिलके काम ना करें, कायदे चाहे कितने भी अच्छे हों, तो भी एक दूसरे को मदद नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब ये है कि जो इसमें काम करने वाला जो यदि उद्योजक है, यदि वो उद्योजक आज किसानों के साथ काम करने की मनस्थिति में नहीं है और उसको अभी भी लगता है कि मैं ये सब काम किसी इंटरमीडिएट की मदद से कर लूँ, तो वो शायद नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये है कि इस काम के लिए किसानों को सर्विस प्रोवाइडर्स लगेंगे। सर्विस प्रोवाइडर्स का मतलब ये है कि जो मुझे अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान दे, जो मुझे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर लेकर आए, जो मेरी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जो मेरी क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में मुझे मार्गदर्शन करे। सिर्फ़ गवर्नमेंट नहीं, हमको प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स का एक पूरा कैडर खड़ा करना होगा। तो सर्विस प्रोवाइडर्स में लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स भी होंगे, क्वालिटी प्लेयर्स भी होंगे, जो टेक्नोलॉजी के प्लेयर्स भी होंगे, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी होंगे और बहुत ज़रूरी ये है कि फाइनेंशियल प्लेटफ़ॉर्म हो। क्योंकि सब लोग मंडी के बारे में ये बात करते हैं कि मंडी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि मैं वहाँ जाके व्यापारी से पैसा ले सकता हूँ, अपने उपज उगा सकता हूँ और उसको बेच सकता हूँ।
यदि इसको हम रिप्लेस नहीं कर पाए फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से, बैंकों से या एनबीएफसी के साथ जुड़कर इस प्लेटफॉर्म पर, तो मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म्स तैयार करना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है जिसमें सभी लोगों को उतरना होगा। इन्वेस्टर्स को तो सामने आना ही होगा, फार्मर्स को इकट्ठा होकर अपनी ताकत दिखानी होगी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को ताकतवान बनाना होगा, जिससे कि ये जो बड़े खरीदने वाले लोग हैं उनके सामने वो दुबले ना रह जाएं। उनको सामने इस तरीके से जाना होगा कि हम लोग के पास एग्रीगेशन है, हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास क्वालिटी है, हम एश्योरेंस दे सकते हैं, और हम जो ट्रेडर जिस तरीके से आपको सर्व करता था उससे अच्छे तरीके से हम सर्व कर सकते हैं। यदि बायर्स को ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आज भी वो फिर मंडी की तरफ भागेगा। हमारे पास बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट रद्द किया गया, दिल्ली में भी बहुत सारे इसमें सुधार किए गए, लेकिन कुछ भी उसका परिणाम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो एनेबलिंग काम है वो काम उतना हो नहीं सका। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत अच्छी है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। शासन की तरफ से तो मेहनत है ही, प्राइवेट सेक्टर को जो कि हमेशा से ये कहते आए हैं कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स नहीं होते और रिफॉर्म्स नहीं होने की वजह से हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। सबको ये आशा थी कि शायद बिहार में एपीएमसी एक्ट रद्द होने के बाद रिफॉर्म्स के सारे इन्वेस्टर्स वहां जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वैसा ही फिर से ना हो, इसलिए जो रिफॉर्म्स हुए हैं उन रिफॉर्म्स को आगे ले जाने के लिए उद्योजक सामने आए, निवेशक सामने आए, किसान उनकी चैलेंजेस को स्वीकार करें, गवर्नमेंट उसमें जो भी फैसिलिटेटिंग रोल दे सकती है वो दे, और यूनिवर्सिटीज हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ट तरीके से चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वैल्यू चेन के जो बिंदु हैं, आई ऑलवेज से कि जो कनेक्टिंग द डॉट्स, यदि वैल्यू चेन की बिंदु को इकट्ठा करने का, एक दूसरे को जोड़ने का काम हो सका, तो ये एनेबलिंग प्रोविजंस कृषि क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। अच्छा सर, क्या मतलब कोऑपरेटिव की जो एक आंदोलन था जो आज़ादी के बाद चला कई राज्यों में, महाराष्ट्र जैसी जगहों में, आपको क्या लगता है कि कोऑपरेटिव एक बेहतर, इस मतलब जो भी आज बदलाव हुए हैं उसको बेहतर तरीके से एनेबल करा सकते हैं किसानों के सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज? अब ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, इनमें से कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कोऑपरेटिव में भी हैं। सवाल सिर्फ ये है कि जो कोई भी मार्केट ड्रिवन अपने प्रोफेशनल वे में काम करेगा, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई इनफॉर्मल सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, तो उसको मार्केट पसंद करे। लेकिन यदि मार्केट में उसको खड़ा रहना है, मार्केट में दोनों के पास चॉइस है, फार्मर्स बोलता है मुझे चॉइस मिल गई है, लेकिन खरीदी करने वाले को भी चॉइस है, मंडी बंद नहीं है और उसके पास ट्रेडर्स भी चलते रहेंगे। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में यदि कोऑपरेटिव एफिशिएंट वे में काम करते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो कोऑपरेटिव में भी हो, वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि कंपनी में फ्रीडम ज्यादा है, कोऑपरेटिव में उतनी फ्रीडम नहीं है। ये एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि कौन प्रोफेशनली एंड कॉम्पिटेंटली मार्केट में खड़ा रहता है, चाहे वो कोऑपरेटिव हो चाहे वो एफपीसी। अच्छा, जिसमें छोटे और जो सीमांत किसान हम कहते हैं वो कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? ये उनके लिए तो बहुत ही बड़ी संधि है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम लोग इकट्ठा होने के लिए कितनी जल्दी तैयार होते हैं। अभी कोविड में आपने देखा कि जब मार्केट बंद हो गए तो किसानों को एक सबसे बड़ा एक समस्या आई कि हम अपने पेरिशेबल्स का, हमने वेजिटेबल्स जो निकाल रहे हैं, फ्रूट्स निकाल रहे हैं, अल्फेंसो मैंगो आ रहा है, वो तो सीजन खत्म हो जाएगा, वो ग्राहकों तक कैसे पहुंचे। तो सभी लोग इकट्ठा आ गए और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स तैयार हुए कि जिन्होंने एग्रीगेट किया अपने माल को, उसको पैक किया और ग्राहकों के घर तक पहुंचाना शुरू कर दिया, हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचाना शुरू कर दिया। अब ये जो एक टेक्निक है, जो मार्केटिंग टेक्निक है, वो भी
फार्मर्स को अपने अंदर आत्मसात करनी होगी। इसमें मैं एक बहुत बड़ी संधि इस बात से देखता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो एक तरीके से काफी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, वो इस प्रोसेस में काफी कुछ दूर हो सकता है। क्योंकि कुछ ग्रेडिंग का काम करेगा, वो तो कोई किसानी कर नहीं रहा, कोई पैकिंग का काम करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, कोई ब्रांडिंग का काम करेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दे। तो जो जो कुछ भी एम्प्लॉयमेंट खिसक कर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में पहुंच गया था, जिसमें कि काफी काफी मिडिल मैन बीच बीच में आ गए थे, तो उनकी बजाय ये फार्मर्स साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन उनको एक हैंड होल्डर्स चाहिए। क्योंकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की कितनी ताकत, तो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमको सोशल एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, हमको सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए। मतलब ये है कि एक उसको मैं इंटरमीडिएट नाम नहीं दूंगा। इंटरमीडिएट वो है कि जो फार्मर से सस्ते दाम में खरीदता है और ग्राहक को महंगे दाम में बेचता है, उसको मैं ट्रेडर कहता हूँ। सर्विस प्रोवाइडर वो है जो कि फार्मर्स की तकलीफ को जानकर उसको दूर करने के लिए, और वो चाहे जिस तरीके भी हो, चाहे फाइनेंशियल हो, ग्रेडिंग की हो, पैकिंग की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, उसको दूर करता है और उसके लिए एक सर्विस चार्ज वसूल करता है। और मुझे लगता है कि ये सर्विस चार्ज के ऊपर काम करने वाले हजारों लाखों लोग ग्रामीण क्षेत्र में तैयार हो सकते हैं, और एक बहुत बड़ा बदलाव ग्रामीण क्षेत्र में आ सकता है। जो कुछ भी शहरी भाग में चला गया था इंटरमीडिएट्स के नाम से, वो ग्रामीण भाग में सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम से वापस आ सकता सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से किसानों ने खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार किया। कुछ ही राज्यों में और कुछ किसान ऐसा कर पाए, लेकिन एक बड़े बदलाव की बात है। अच्छा सर, उसके अलावा हम ये कई बार देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उपज हो गई, तो उसे किसानों को दाम नहीं मिला और उसके बाद कई बार वो लोग फेंकने को मजबूर हो जाते हैं, या इतने सस्ते में मिलता है कि उनकी जो लागत है वो भी नहीं निकल पाती। तो क्या ये जो आज के बदलाव हैं, इन सब चीज़ों पर रोक लगा सकते हैं? पूरी तरह रोक नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यदि मेरे पास एक्सेस है, पेरिशेबल या नॉन पेरिशेबल है, खास करके पेरिशेबल्स, तो जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, वो मार्केट की रिक्वायरमेंट तो जो है वो है। यदि उससे बहुत ज्यादा किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन है, तो उसके लिए हमको अल्टरनेटिव्स देखने ही होंगे। प्रोसेसिंग उसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव, और ये जो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य शासनों ने मिलकर करना चाहिए, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक फंड, 1 लाख करोड़ का फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड निर्माण करने की बात हुई है, और माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ का फंड है, यदि इसको एक साथ रखा जाए और फार्मर्स को जहां उनकी उपज आ रही है, मार्केट में मुझे भाव नहीं मिल रहा, तो मुझे वहां उसको स्टोर करने की एक प्राविधान होना चाहिए। मेरे पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं उस माल को बेचूं या ना बेचूं। यदि वहां पे कोल्ड स्टोरेज है तो मैं रख सकता हूँ, यदि वहां पे गोडाउन्स हैं तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं रख सकता? यदि मेरे पास पैसे की जरूरत है, तो मैं उसको बेचना ही चाहूंगा, चाहे वो औने पौने दाम पर क्यों ना। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो जिसको हम लोग प्लेज लोन बोलते हैं। अब मुझे ये बात का बहुत बड़ा दुख है कि हमारे देश में प्लेज लोन का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलर अभी तक क्यों नहीं हुआ। उसमें बैंकों का भी दोष है, उसमें सरकारी यंत्रणा का भी दोष है, और फार्मर्स का भी है कि जो लोग एग्रीगेट करके इस चीज को वहां नहीं ला सकते। अब यदि उस तरीके का सर, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लिया तैयार जा हो। सकता है प्लेज लोन? थोड़ा-सा इसके बारे में बता दें। हाँ, प्लेज लोन जो है मैं किसानों के लिए एक बहुत सिंपल तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि अब जैसे आपके पास कॉटन है, आपने कॉटन को बेल्स में कन्वर्ट किया, या आपके पास तूर है, या जो भी माल है, उस माल को गोडाउन में लेके जाया जाता है। गोडाउन में जब उसको जमा करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है एक गोडाउन रिसीट मिलती है। और वो गोडाउन जो रिसीट मिलती है, यदि हमारे हमारे पास वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट भी है, जिसके अंडर में अच्छे गोडाउन बनाए जाएं, तो उसको एक्रेडिट भी किया जा सकता है। यानी दोनों तरीके के गोडाउन है, एक्रेडिटेड भी है, नॉन एक्रेडिटेड भी है। अब उसमें रखने के बाद जो रसीद है, उस रसीद को प्लेज किया जाता है बैंक में।
बहुत सारे कोलेटरल मैनेजमेंट एजेंसीज हैं जो ये काम जो है सीमलेसली कर लेती है। फार्मर्स को बहुत ज्यादा उसमें तकलीफ उठानी नहीं है। यानी जो मैं सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो कोलेटरल मैनेजमेंट एजेंसी ऐसी सर्विस प्रोवाइडर है। अब वो रसीद जो है वो बैंक में एक तरीके से प्लेज हो गई तो वो बैंक उसके ऊपर आपको 60% 70% जो आज का मार्केट प्राइस है जो आपने माल रखा है वो मिल जाएगा। अब आपके जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, शादी ब्याह करना है, अगले आपको खरीफ के बजाय रबी में अपने अपने को प्रोड्यूस लेना है तो आप लीजिए। और जब भाव अच्छे हो जाएं तो अपना माल जो है गोडाउन से निकाल के उसको बेच दीजिएगा, और बेचकर जो आपने बैंक का लोन है वो बैंक वाले ले लेंगे, जो गोडाउन का खर्चा है वो गोडाउन वाला ले लेगा। और क्योंकि आपने ज्यादा दाम पे अपना माल बेचा है तो कुछ पैसा आपके हाथ में भी आएगा। इसमें जरूरी ये रहता है कि उनको इस तरीके का कोई सलाह देने वाला हो कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। तो कोलेटरल मैनेजमेंट एजेंसी ऐसा काम करती है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि हमको ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स खड़े करने होंगे कि जो किसानों का हाथ पकड़ सकें, जो इन मार्केट रिफॉर्म्स में उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए उनको मजबूत बना सकें, लेकिन वो मेहरबानी करके नहीं, एज ए बिजनेस ऑपरेशन, एज ए सर्विस प्रोवाइडर दे विल चार्ज फॉर इट। लेकिन वो जो जो चार्ज होगा वो इतना वाजिब होगा, इसको मैं इस तरीके से रखना चाहूंगा। यदि मेरी वजह से किसी किसान की कोई आमदनी बढ़ती है तो उस आमदनी का ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% मेरा सर्विस चार्ज हो। और ये चैलेंज है हमारे युवाओं का, ये चैलेंज है हमारे एग्रोनॉमिस्ट को, ये चैलेंज है हमारे एग्री बिजनेस एक्सपर्ट्स को, ये चैलेंज है हमारे यूनिवर्सिटीज को कि जो इस तरीके की मैन पावर को खड़ा करें कि जो फार्मर्स और मार्केट के बीच में एक सर्विस प्रोवाइडर्स का या सोशल एंटरप्रेन्योर्स का काम करें। ऐसे लोग कर रहे हैं आज, एसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस रिफॉर्म्स के बाद उनका काम और भी ज्यादा अच्छा हो। तो ये जो आपका सवाल था प्लेज लोन की मदद से, उसके ऊपर हम मात कर सकते हैं। और साथ में मल्टीपल मार्केट प्लेयर्स होने की वजह से भी, क्योंकि यदि हमने पहले से ही तय कर रखा है कि हमारे माल को ये जो तीसरा ऑर्डिनेंस की बात हुई है उसमें ये रखा गया है कि यदि क्वालिटी पैरामीटर्स ठीक हैं तो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर जो खरीदने वाला है, जो प्रोसेसर है, वो उसको खरीदेगा। यदि उनका इस तरीके का एग्रीमेंट है तो फिर उनको फिर ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट प्राइस कितना नीचे जाए। किसानों का कर्ज एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पूरे देश में, और कई जगह तो मतलब महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो एक बड़ी संख्या में किसान हर साल आत्महत्या को मजबूर होते हैं। ऐसा लग रहा है क्या कि ये जो बदलाव हैं ये कुछ ना कुछ उनको फायदा पहुंचाएंगे किसानों को, और शायद ये आत्महत्या का जो ट्रेंड है ये रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा, लेकिन जो मैंने पहले बताया, अभी रास्ता बहुत लंबा है, अभी बहुत मेहनत करनी है। एक वो स्वप्न देखना है कि भारतवर्ष के 14 करोड़ किसानों के 1-1 हजार किसानों के ग्रुप बने, जिनको हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, और वो सक्षम हो, उनकी ताकत कारपोरेट सेक्टर्स को और मार्केट प्लेयर्स को समझ में आए, उनकी यूटिलिटी उनको समझ में आए। उनको जो एज ओल्ड सिस्टम था अभी तक का एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, उस सिस्टम की बजाय ये क्वालिटी ड्रिवन मार्केट ड्रिवन सिस्टम्स को वो अपने अंदर अंगीकार करें। जो आज हमेशा से कहते आए हैं कि एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स नहीं होते इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब उनके लिए एक संधि है। अब मैं उनसे ये सुनना नहीं चाहूंगा कि रिफॉर्म्स नहीं हुए जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाए। अब उनको उस सवाल का जवाब देना होगा कि जब बिहार के अंदर एपीएमसी एक्ट को 2006 में निकाल दिया गया तो आपने वहां जाके इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया, या जहां जहां इस तरीके के रिफॉर्म्स किए गए वहां आप किसानों के साथ मिलकर काम करने को एकदम सामने क्यों नहीं आए। उनके पास कुछ कारण आज भी होंगे, लेकिन कोई ऐसा हमारे देश में सेक्टर नहीं है जिसमें की प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो इन्वेस्टर ये बोलता है कि मुझे तो 100% क्लीन ऐसा एक एनवायरनमेंट चाहिए कि जिसमें मैं काम कर सकूं। कोई सेक्टर 100% आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं करता है,
लेकिन फिर भी आप वहां इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए ये जो रिफॉर्म्स हैं, इस रिफॉर्म्स को साथ में लेके मैं फिर से कहना चाहूंगा, कनेक्टिंग द डॉट्स। हमको अब साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। ये एक्ट का कहना ही यह है कि आप अकेले काम करना अब छोड़ें और सबको साथ लेकर चलें। सबका अ, साथ होगा तो ये आगे होगा। गोयल साहब, कितना वक्त लग सकता है ये सब होने में, और किसानों की आमदनी जो हम दुगना करने की बात करते हैं, हालांकि हो नहीं पाई, अ, ये सब होने में कितना वक्त लगेगा? और साथ में ये भी आप हमें देखना पड़ेगा शायद, कि ये जो बदलाव है इसको लॉकडाउन के दौरान आर्थिक राहत के पैकेज के तौर पर इसको इसकी घोषणा की गई थी। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में काम बंद हुए हैं। तो ये जो प्रवासी मजदूर हैं अपने अपने एरिया में लौट कर आए हैं, तो ये कहा जा रहा था कि भाई उनके रोजगार के लिए, लाइवलीहुड के लिए कृषि क्षेत्र में काम करना चाहिए, कृषि से जुड़ी हमारी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहिए। ये सब देखकर आपको क्या लग रहा है कि एक्चुअली ये जो हम बेरोजगार हो गए मजदूर हैं, इनको काम कब तक ये मिल जाएगा कृषि क्षेत्र में जो ये बदलाव हैं, और जो किसानों की बाकी समस्याएं हैं, उनकी आमदनी वगैरह, ये कब तक बढ़ जाएगी? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। आज का किसान ये सवाल बार बार पूछता है कि मेरे दुख कब खत्म होंगे। अब एक उसकी, मैं उसको शुरुआत मानता हूँ। कोविड तो एक उसको कह सकते हैं कि बहाना है। ये रिफॉर्म्स कोई आज के नहीं है, अनेक वर्षों से इसके बारे में चर्चा होती आई है। और एक तरीके से कोविड को धन्यवाद देना चाहिए कि जिसकी वजह से शासन ने इतने क्रांतिकारी निर्णय एक ही दिन में जो आज लिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमको ये सब फैक्टर्स को इकट्ठा करके यदि हम जहाँ काम हो रहा है वहां आज भी किसानों की इनकम दुगनी नहीं, चौगुनी और पांच गुनी हुई है। ये सक्सेस के पॉकेट्स तैयार हुए हैं। कुछ आपको एफपीओ ऐसे दिखेंगे कि जहां फार्मर्स की परिस्थिति में बहुत फर्क आया है। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं कि जो 1000, 2000, 5000, 10,000 फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने फार्मर्स की प्रगति में बहुत अच्छा योगदान दिया है। कुछ एसएमईज ऐसे हैं कि जो फार्मर्स के माल को ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ शासकीय कर्मचारी ऐसे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जिन्होंने किसानों को मार्केट से जोड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब बहुत ही छोटे स्तर पर होता है, बहुत ही कम स्तर पे होता है। ये सिर्फ इस क्षेत्र का कोई एक प्रश्न नहीं है। आप अपने देश के किसी भी क्षेत्र का भी हम बात करें, चाहे वो एजुकेशन हो या हेल्थ हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें हर जगह आपको अच्छे पॉकेट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब उसको लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन करने की बात आती है तो वो नहीं हो पाता। एजुकेशन में आपको बहुत अच्छे स्कूल्स मिल जाएंगे, लेकिन वो ओवरऑल आप देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं है। हेल्थ की सिचुएशन वैसे ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ये सिर्फ कृषि क्षेत्र में होता है ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि हम सब मिलकर इस चीज को, सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसानों को बीड़ा उठाना होगा कि मुझे कुछ भी हो, मुझे इस मार्केट को कैप्चर करना है। तो एक मतलब कुल वो मिला के फोर्स, ये लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा। या ये लॉन्ग टर्म होगा। और लेकिन ये शॉर्ट टर्म कहाँ हो सकता है? जहाँ की कुछ एनेबलिंग फोर्स, जैसे मैं कह सकता हूँ महाराष्ट्र में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो काफी सालों से किसानों तक ग्रुप के फॉर्मेशन में ग्राहकों को माल पहुंचाने के लिए काम करती आई है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको की अब शुरुआत करनी होगी। तो कुछ राज्य हो सकता है कि इसमें बहुत ही तीव्र गति से आगे जाए, क्योंकि उनको इस चीज का अभी तक अनुभव आ चुका है। हो सकता है कि फार्मर्स कंज्यूमर मार्केट्स इतने पॉपुलर हो जाएं कि पूरे देश में हजारों लाखों की संख्या में फार्मर कंज्यूमर्स मार्केट बन जाए। या हो सकता है कि हाउसिंग सोसाइटीज के लोगों को ये समझ में आए
कि किसी एक रिटेलर के पास जाके माल लेने से अच्छा ये है कि हमारी सोसाइटी में ही यदि कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी हफ्ते में 2 बार आके हमको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल दे देती है, तो ये एक अच्छा कदम है। आज हमको ग्राहकों को भी ये सोचना होगा कि मैं किस तरीके से अपने खरीदने की तरकीब को बदलूं, जिससे कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, मैं कोई किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जो एक्शंस हैं उसकी वजह से जो आखिर का किसान है उसको 2 पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। जो सवाल सिर्फ ये है कि कंज्यूमर रुपी में फार्मर का शेयर बढ़े कैसे। कंज्यूमर को कोई नहीं बोल रहा है कि तुम ज्यादा पैसा, लेकिन जो इंटरमीडियरी इनएफिशिएंसीज थी उनको कम करके यदि फार्मर के हाथ में पैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो जो आपने सवाल पूछा कि फार्मर की परिस्थिति कब बदलेगी, फार्मर्स की परिस्थिति तब बदलेगी जब कंज्यूमर प्राइस में मेरा शेयर, जो कभी कभी तो पेरिशेबल्स में 20-25% भी नहीं होता, वो कम से कम 50-60-70% तक तो हो। और यदि वो हो पाया तो मेरी परिस्थिति बदलेगी और बदलने की स्थिति जरूर आएगी। किसान बहुत ज्यादा इस बारे में अब इंतजार नहीं कर पाएंगे। सर, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की बात करें तो ये जैसे आज कैबिनेट में अप्रूवल आया है, ऑर्डिनेंस तो तुरंत ही आ जाता है। ये अधिनियम में जो संशोधन की बात हो रही है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, तो एक्चुअली ये अमल में कब से आएगा, कितना वक्त लगता है अमूमन? नहीं, ऑर्डिनेंस जिस दिन आएगा उस दिन से अमल में आ जाएगा। अब जैसे उन्होंने बताया है कि पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, एडिबल ऑयल है, सीरियल्स हैं, या पोटैटो एंड ओनियन, अब इसके ऊपर जो जो स्टॉक लिमिट्स के आदेश निकलते थे अब वो बंद हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ उससे तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं सर, मेरा अब सवाल बस ये ठीक था है, कि आज आज अगर ये बदलाव हुए हैं, कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है, मान लीजिए कोई किसान है तो क्या कल से वो किसी भी राज्य में अपने प्रोड्यूस को लेके जा सकता है क्या, या उसमें वक्त हाँ लगेगा अब उस प्रोसेस को आने में? हाँ देखिए, अभी इसमें जो कुछ एनेबलिंग प्रोविजंस ऐसे हैं कि प्रेस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कुछ रूल्स हैं जो कि प्रेस्क्राइब करने हैं। तो कुछ भी जब भी कोई एक ऑर्डिनेंस निकलता है तो उसमें कुछ प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं। बहुत करके इतने प्रोसीजरल मैटर्स नहीं है, क्योंकि मैंने जहां तक समझा है और प्रेस ब्रीफिंग से उसको इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें कम से कम ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेरेंस हो। तो जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट है, यदि कुछ फॉर एग्जांपल आप जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, यदि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए मुझे किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, तो मैं उसको कल से ही तैयार कर सकता हूँ। लेकिन यदि मुझे उसको रजिस्टर कराना है, यदि मुझे किसी बड़े अधिकारी से उसकी परमिशन लेनी है, तो वो जो प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वही टाइम लगने वाला है। इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एसडीएम्स को पावर्स दी गई हैं, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की मैकेनिज्म वहां आए। मुझे लगता है कि स्टेट्स, क्योंकि काफी कुछ जिम्मेदारी स्टेट्स के ऊपर भी ये ऑर्डिनेंस में रखी गई है, जो भी स्टेट इसको बहुत ही तीव्र गति से एप्लीकेशन के स्टेज पर लाएगा, वो उतना ही जल्दी इसमें काम होगा। लेकिन मुझे उससे पहले ये बोलना है कि ये सब तो यदि नहीं भी हुआ तो भी आज फार्मर्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं रहा। आज भी वो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जाके अपना माल बेच सकता है, आज भी वो किसी भी रिटेलर को अपना माल दे सकता है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। आज वो सोचने की जरूरत है कि मैं अपना माल मंडी में ही क्यों लेकर जाऊं। आज वो जिस तरीके से उसका दिशा भ्रम किया गया है कि नहीं नहीं तुमको मंडी में ही जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शंस थे फार्मर्स कंज्यूमर्स मार्केट, लेकिन फार्मर्स कंज्यूमर मार्केट बनाना है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग जो हैं वो जगह ही नहीं दे रहे हैं, या खड़ा नहीं होने दे रहे हैं, या पुलिस के लोग जो हैं उसको रोक रहे हैं। तो इस तरीके की जो ग्राउंड लेवल की डिफिकल्टीज आती हैं, या हमारी गाड़ी आ रही है तो हो सकता है कि कोई एपीएमसी आगे जाके जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तो उसको अनधिकृत रीत से रोकने लगे।
या उसको कितना जल्दी हम लोग स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं। यदि कोई भी चीज़ नए तरीके से जब शुरू होती है, तो उसको लोगों तक पहुँचने के लिए जो भी कुछ कठिनाई आएँगी, उस कठिनाई को जितना फास्ट गति से, और मैं तो अपने किसान भाइयों को आह्वान करना चाहूँगा कि इस संधि को आप जाने मत दीजिए। इन कठिनाइयाँ जब आएँ तो इसको संगठित रीति से उसके ऊपर अपना हल्ला बोलिए। और मैं उद्योजकों को भी कहना चाहूँगा कि अब ये कि हमारे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स नहीं हैं, इसलिए हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सालों से जो आपकी एक एक्सक्यूज़ था, उसको अब दफना दीजिए और मार्केट में खड़े हो जाइए। इसका मतलब जो एग्रो बेस्ड कंपनियां हैं और उसके अलावा कृषि आधारित जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ा मौका भी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।